जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में देखेंगे 12th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। नाम है राजा, किसान और नगर। और ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोडेड है, आप इस वीडियो के एंड में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें बचे हुए टॉपिक्स को। टॉपिक नंबर है 5th, नाम है बदलता हुआ देहात। और इसके 4 सब टॉपिक है, एक एक करके इसे समझते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। 5.1 का टॉपिक है जनता में राजा की छवि। इसका मतलब होता है कि जनता राजा के प्रति क्या सोच रखती थी और राजा की छवि के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है। तो देखिए, जातक और पंचतंत्र ग्रंथों में जो वर्णित कथाएं हैं उसके माध्यम से हमें राजा के छवि के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रारंभ में जो वर्णित कथाएं हैं ये मौखिक हुआ करती थी, मौखिक कहानियों के रूप में हुआ करती थी, जिसे बाद में लिपिबद्ध किया गया, यानी कि उसे लिखा गया। तो जातक कथाएं जो थी वो प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष बाद ये जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई। ठीक है। इसी प्रकार गंध तिंदु जातक में एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है उसका वर्णन देखने को मिलता है। इसमें वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, बालक, यहाँ तक कि जानवर भी शामिल है। जब एक राजा अपनी पहचान बदल करके लोगों के बीच ये जानने के लिए जाता है कि लोग उसके प्रति क्या सोच रखते हैं, तो सभी के सभी अपने दुखों के कारण के लिए राजा को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। तो इन कथाओं के वर्णन से हमें पता लगता है कि राजा और प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि जो टैक्स था, कर जो था, वो अत्यधिक था। और इसीलिए इससे बचने के लिए जो जनता थी वो अधिकतर जंगलों में जा कर के बस जाती थी। यही उनके पास उपाय थे। ठीक है। बढ़ते हुए ये टैक्स की मांग को देखते हुए किसानों ने उपज बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। उसे देखते हैं अब। उपज बढ़ाने के तरीके। तो उपज बढ़ाने के तरीकों में पहला तरीका था हल का प्रचलन, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा एवं कावेरी के उर्वर क्षेत्रों में फैल गया था। और जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती थी वहां पर उपज में बढ़ोतरी देखने को मिलती थी। इसी प्रकार गंगा घाटी के मैदान में धान की खेती से भी उपज में बढ़ोतरी हुई, जिसके लिए किसानों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। लोहे के फाल वाले हल से उपज में बढ़ोतरी तो होती है, लेकिन ये पूरे के पूरे भारत में देखने को नहीं मिलती है, यानी कि कुछ ही हिस्सों में भारत के अंदर लोहे के फाल वाले हल का इस्तेमाल किया जाता था। पंजाब, राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हलों का जो प्रचलन था वो 20वीं सदी में शुरू हुआ। इसी प्रकार जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है और पूर्वी उत्तर क्षेत्र है, जो कि पहाड़ी इलाके होते हैं, उनमें कुदाल का इस्तेमाल किया जाता था। कुदाल के माध्यम से खेती की जाती थी। कुदाल यानी कि फावड़ा। ठीक है। और उपज बढ़ाने के तरीकों में नहरों, कुओं, तालाबों आदि के द्वारा सिंचाई करना शामिल था, जो कि हमें अभिलेखों के द्वारा जानकारी मिलती है कि इन नहरों, तालाबों और ये जो कुएं हैं इनका निर्माण विशिष्ट लोग, राजा एवं किसान समुदाय के द्वारा मिल करके निर्मित किया जाता था। ठीक है। अगला टॉपिक है 5.3 ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, यानी कि इसमें जानेंगे जो गांव में रहने वाली सामाजिक विभिन्नताएं हैं उसके बारे में। तो देखिए, खेती की नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। जैसा कि अभी हमने देखा था, उपज बढ़ाने के लिए किसानों ने नए नए तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लोहे के फाल वाले हलों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार कुदाल का प्रयोग होता था। तो इन सभी से सभी किसानों को समान रूप से लाभ नहीं मिले थे। और इस बात के जो प्रमाण है वो मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में मतभेद बढ़ता जा रहा था। ठीक है। फिर बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। भूमिहीन खेतीहर श्रमिक वे श्रमिक होते हैं जिनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं होते हैं। छोटे किसान नॉर्मल है, बड़े जमींदार आप समझते ही होंगे। तो पाली भाषा में गृहपति का जो प्रयोग था वो छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। ठीक है। इसी प्रकार से तमिल संगम साहित्य में भी विभिन्न वर्गों के बारे में उल्लेख मिलता है, जैसे कि बेलालर या फिर बड़े जमींदार। फिर दूसरे नंबर पे थे हलवाहा या उलवर, जो मिडिल क्लास हुए। और जो थर्ड नंबर पे थे
तीसरे पायदान पे उसे कहते थे दास अनिमय। और ये संभव है कि ये जो विभिन्नताएं थी वो भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी पर आधारित हो। यानी कि ये जो डिफरेंसेस थे, ये फर्स्ट क्लास, ये मिडिल क्लास, ये थर्ड क्लास, ये जो डिफरेंसेस है वो किस आधार पर रही होगी? तो वो विभिन्नताएं जो थी वो भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई जो प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल करते थे उन पर ये आधारित हो। ठीक है। इसी प्रकार ये जो गृहपति शब्द है उसका मतलब होता है घर का मुखिया, जो घर के महिलाओं, बच्चों और दासों पर नियंत्रण करता था। और इसी प्रकार वो भूमि और भूमि से संबंधित अन्य सभी वस्तुओं का मालिक होता था। कभी कभी गृहपति का प्रयोग संभ्रांत वर्गों के लिए भी किया जाता था। अगला टॉपिक है 5.4, उसे देखते हैं। 5.4 भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण, यानी कि इसमें भूमिदान से संबंधित उल्लेख है। तो चलिए देखते हैं। ईस्वी की आरंभिक सदियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं और ये अभिलेखों के द्वारा हमें पता चलता है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से ही अभिलेखों के माध्यम से भूमिदान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुछ अभिलेख तो पत्थरों पर खुदे होते थे, लेकिन अधिकांश जो अभिलेख थे वो ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे। ठीक है। भूमिदान जो थे वो अधिकतर धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को ही दिए जाते थे और एक प्रमाण के रूप में उन्हें ताम्रपत्र दिए जाते थे जो इन भूमिदानों को ग्रहण करते थे या फिर जो इन भूमि को प्राप्त करते थे उन्हें प्रमाण के रूप में ताम्रपत्र दिए जाते थे। ये जो अभिलेख थे ज़्यादातर संस्कृत में लिखे हुए थे, लेकिन कुछ तमिल और तेलुगु स्थानीय भाषाओं में भी देखने को मिले हैं। ठीक है जी। इसी प्रकार प्रभावती गुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिनका टाइम पीरियड 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी है। जिनका जो विवाह है वो दक्कन के पठार के जो वंश थे वकाटक परिवार के, उनमें उनका विवाह हुआ था। और धर्मशास्त्रों के अनुसार स्त्रियां धन नहीं रख सकती थी, लेकिन कुछ अभिलेखों से पता चलता है कि प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामी थी। ऐसा हो सकता है इसलिए क्योंकि वो आरंभिक साम्राज्य की रानी थी, इसलिए वो भूमि की स्वामी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि धर्मशास्त्र सभी जगह पर भारत के फॉलो नहीं किए जाते होंगे। इसी प्रकार भूमि दान अभिलेख देश के कई हिस्सों से प्राप्त होते हैं, जिनमें दान में दी गई भूमि का जो क्षेत्रफल था वो कहीं छोटे देखने को मिलते हैं, कहीं पर बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर सामंतों और अधिकारियों का कोई नियंत्रण नहीं होता था और वो पशुपालक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार या घूम घूम कर खेती करने वाले लोग थे, या शिकारी थे, या संग्राहक थे, जो कि प्राय अपने जीवन के आदान प्रदान से संबंधित विवरण नहीं रखते थे। और प्रभावती गुप्त ने दंगून नामक गांव दान में दिए थे चनाल स्वामी को। ठीक है। और इस अभिलेख को उत्कीर्ण किया था चक्रदास ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5.4, आप इसे अच्छे से कवर करें। अगला टॉपिक है 6th, नगर एवं व्यापार। और इसमें 6.1 में देखेंगे नए नगर। तो देखिए हमने प्रारंभ में ही ये जाना था नए नगरों का जो विकास है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ था। और इनमें से जो ज़्यादातर नगर थे वो महाजनपदों की राजधानी हुआ करती थी और सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। जैसे कि ये पाटलिपुत्र जो है वो नदी मार्ग के किनारे बसे थे। इसी प्रकार जो उज्जैनी है वो भूमि मार्ग पर स्थित था। जो पुहार है वो समुद्र तट पर स्थित था, पुहार तमिलनाडु में पड़ता है। और मथुरा जैसे जो शहर थे जो कि उत्तर प्रदेश में है, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। ये सारे के सारे क्षेत्र। ठीक है। अब देखते हैं 6.2, नगरीय जनसंख्या में संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार वर्ग। शिल्पकार का मतलब है यहाँ पर कारीगर, कोई भी वस्तु वो निर्माण कर रहा है यानी कि वो शिल्पकार है, कारीगर है। और संभ्रांत वर्ग उसे कहेंगे जो समाज में अपनी संख्या में कम होते हैं लेकिन समाज में उनकी शक्ति और पैसे से वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ठीक है। तो देखिए जो शासक और राजा वर्ग थे वो किलेबंद में रहते थे और आज उन क्षेत्रों में लोग बसते हैं, इसलिए उन पुरास्थलों की खुदाई करना संभव नहीं है। फिर भी उन स्थलों से ये पुरावशेष मिले हैं, जैसे कि उत्कृष्ट किस्म के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली है
और इन पर चमकदार कलई चढ़ी हुई है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग माना जाता है कि अमीर लोग करते होंगे। फिर सोने, चांदी, कांसे, तांबे आदि पदार्थ से बने हुए वस्तुएं प्राप्त हुई है। आदि से बने गहने, उपकरण, हथियार और पक्की मिट्टियां मिली हैं। इसी प्रकार द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में धनात्मक अभिलेख कई नगरों से देखने को मिले हैं। ठीक है, धनात्मक अभिलेखों में दाता के नाम और उसके व्यवसाय का उल्लेख मिलता है, और साथ ही इन नगरों में रहने वाले जैसे कि बढ़ई है, लिपिक है, या फिर धोबी है, या व्यापारी आदि का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। और कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी कहते हैं, और ये कच्चे मालों को खरीद करके और उसे निर्मित करके बाजारों में बेचा करती थी। अगला टॉपिक है 6.3 उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। उपमहाद्वीप यानी कि भारत, और भारत के जो बाहर से जो व्यापार होते थे उसका उल्लेख है। तो देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही भारत में नदी मार्ग और भूमार्ग दोनों का जाल बिछ गया था, यानी कि नदियों से भी व्यापार होते थे और भूतल से भी यानी जमीनी स्थल पर भी व्यापार किए जाते थे। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। एक प्रकार से पूरी तरह से जाल बिछ गया था व्यापारी मार्ग का, और समुद्र तट पर जो बने कई बंदरगाहों से जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैल गया था। अरब सागर यानी कि आप यहाँ देखेंगे पश्चिमी हिस्से में, तो यहाँ पर अरब सागर है, और अरब सागर के बाद इधर देखेंगे आप तो ये सारे भूमध्य क्षेत्र आ जाते हैं। सऊदी अरब है, यहाँ पर यमन, ओमान, मिस्र, ये सारे के सारे क्षेत्रों में व्यापार होते थे। तो अरब सागर के रास्ते से ये उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया था, और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन, दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। तो बंगाल की खाड़ी आप देखेंगे यहाँ पर पश्चिम बंगाल से, तो इस साइड में चीन, और फिर दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश है यानी कि थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सभी देशों में ये जो भूमार्ग थे, जल मार्ग, ये सब फैल गए। और शासक प्राय इन मार्गों को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे, और बदले में जो व्यापारी इन मार्गों का इस्तेमाल करते थे उनसे वो टैक्स लेते थे, धन लेते थे। और इन व्यापारी मार्गों का इस्तेमाल करने वालों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी हुए, बैलगाड़ी वाले, घोड़े खच्चर के दलों से चलने वाले व्यापारी शामिल थे। और लोग समुद्र मार्ग से भी यात्राएं करते थे, जो कि सस्ता पड़ता था, लेकिन ये खतरनाक साबित होते थे। इसी प्रकार तमिल भाषा में सतवाह और मत्स्यवन, सेठी जैसे सफल व्यापारी काफ़ी ज़्यादा धनी हो जाते थे, अमीर हो जाते थे। और देखिए यहाँ पर जो नमक है, अनाज, कपड़ा, जड़ी बूटी या मसाले आदि जो पदार्थ हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते थे। इन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। और रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले, जड़ी बूटियों और कपड़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। इन वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते से भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है 6.4 सिक्के और राजा। इसमें सिक्कों और राजाओं का उल्लेख है कि किस राजा ने कौन से सिक्के जारी किए। तो देखिए व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय आसान हो गया था, यानी कि लेन देन जो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो सिक्कों के कारण आसान हो गया था। अब चांदी, तांबे और आहत के सिक्के सबसे पहले ढाले गए थे और प्रयोग में लाए गए थे, और इसे राजाओं ने ही जारी किया था। जो आहत सिक्के होते हैं वो पंच मार्क्ड होते हैं, जिसे पीट करके बनाया जाता है, एक उसे आकार दिया जाता है, उसको ही हम आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले जो सिक्के थे वो हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में। और ये हिंद यूनानी शासकों ने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया था। और जो हिंद यूनानी शासकों ने सिक्के जारी किए थे वो तांबे के सिक्के थे, और ये जो आहत सिक्के थे, ये जो सबसे पहले ढाले गए वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ढाले गए थे। ठीक है, अब सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों ने जारी किए थे प्रथम शताब्दी ईस्वी में। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी योद्धे कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे,
जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में ही देखने को मिलते हैं और ये पुरास्थलों से हजारों की संख्या में ये सिक्के प्राप्त हुए हैं योद्धे द्वारा, जो जारी सिक्के थे। फिर इसी प्रकार सोने के सिक्के जो थे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, वो गुप्त शासकों ने जारी किए थे, जो कि उत्तम श्रेणी के थे, अच्छी क्वालिटी के थे। लेकिन छठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। इसको लेकर के इतिहासकारों में अलग अलग मत है। किसी का मानना है कि रोमन साम्राज्य के नष्ट हो जाने के बाद, यानी रोमन साम्राज्य के समापन होने के बाद व्यापार जो था वो समाप्त हो गया था। कुछ अन्यों का मानना है कि इस दौरान छठी शताब्दी ईस्वी में नए नए नगर राज्य और नए व्यापारिक तंत्र का उदय होने लगा था। इस वजह से हो सकता है ये सिक्के जो थे सोने के वो प्रचलन में कम हो गए होंगे। तो ये मान्यता है इतिहासकारों के बीच में, ठीक है। इसी प्रकार जो रोमन सिक्के थे वो भारी मात्रा में दक्षिण भारत के पुरास्थलों से देखने को मिले हैं, जो कि दर्शाते हैं कि दक्षिण भारत का और रोमन साम्राज्य का व्यापारिक तंत्र आपस में जुड़ा हुआ था। तो ये 6.4 कंप्लीट होता है। अब बचते हैं 2 टॉपिक, उसे हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कोई क्वेश्चन हो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।